नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता में से पहले हम आपको एक ऐसी खबर की गंभीरता समझाएंगे जो सिर्फ मीडिया की हेडलाइंस में खत्म हो गई है, लेकिन हम इसके मायने समझते हैं क्योंकि ये देश के 4 करोड़ लोगों पर मंडरा रहे मौजूदा खतरे से जुड़ी हुई है। साइबर अटैक के जरिए देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स से 4 करोड़ लोगों का सीक्रेट डेटा चुरा लिया गया है। ये आतंकी हमला तो नहीं, लेकिन उससे कम भी नहीं है। सत्ता में आज आप इस खतरे के सायरन को जरूर सुनेंगे। आज हम उन सियासतदानों की आंखें भी खोलेंगे जो कट्टर ईमानदारी के वादे के साथ सत्ता में आए थे। दिल्ली की केजरीवाल सरकार जिस शिक्षा मॉडल का डंका पीटती है, उस शिक्षा मॉडल में 1300 करोड़ रुपए के एक बहुत ही क्रांतिकारी घोटाले के आरोप लगे हैं। दावा है कि दिल्ली के स्कूलों में जो टॉयलेट थे उन्हें क्लासरूम बता दिया गया। आज सत्ता में हम विजिलेंस रिपोर्ट का एक एक चैप्टर खोलेंगे। देश का सबसे प्रीमियम अस्पताल, भारत का सबसे बड़ा अस्पताल, चिकित्सा जगत में विश्वास का दूसरा नाम, यह पहचान है दिल्ली के एम्स की। लेकिन दावा है कि उस एम्स से देश के 4 करोड़ लोगों का सीक्रेट डेटा चुरा लिया गया। सबसे बड़ी बात यह कि इनमें आम जनता से लेकर बड़े बड़े मंत्रियों और हाई प्रोफाइल लोगों का डेटा भी शामिल हो सकता है। लेकिन अब भी इस खबर को एक मामूली साइबर अटैक की तरह देखा जा रहा है। इसे छोटी खबर समझकर हेडलाइंस में दफन कर दिया गया है क्योंकि इसमें टीआरपी की ऑक्सीजन नहीं है, हिंदू मुस्लिम वाली बहस के बूस्टर डोज नहीं है। आपको समझना होगा कि यह देश की सुरक्षा पर सीधे सीधे हमला है। यह कोई आतंकी हमला तो नहीं, लेकिन इसकी गंभीरता उससे कम भी नहीं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि जब देश में कोई आतंकवादी हमला होता है तो कैसे हर तरफ हड़कंप मच जाता है, लेकिन साइबर अटैक को लोग हल्के में ले लेते हैं। किसी आतंकी हमले को लेकर हम सब अति गंभीर हो जाते हैं, लेकिन साइबर अटैक की बात आते ही कहते हैं ये तो होता ही रहता है। आतंकी हमले को मीडिया में मेगा कवरेज दी जाती है, लेकिन साइबर अटैक की खबरें सिर्फ अखबारों और चैनल्स की हेडलाइंस में सीमित रह जाती हैं। आतंकी हमले पर बयानों की बारिश होती है, लेकिन साइबर अटैक पर चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, जैसा अभी देखने को मिल रहा है। आतंकी हमले में जान जाने का डर रहता है, इसलिए लोग इसकी अहमियत समझते हैं, लेकिन साइबर अटैक के बारे में सोचते हैं डेटा ही तो गया है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सोचिए, कोई आपके मोबाइल को हैक करके आपकी पर्सनल जानकारी, तस्वीरें, वीडियो और आपके अकाउंट से जुड़ी जरूरी डिटेल्स चुरा ले तो क्या होगा। यह साइबर अटैक भी उतना ही सीरियस है क्योंकि 4 करोड़ लोगों के जिन मेडिकल डिटेल्स को चुराए जाने का दावा किया जा रहा है उसमें कई पर्सनल जानकारियां भी हो सकती हैं। अगर आप भी कभी एम्स इलाज कराने गए हैं तो उन 4 करोड़ लोगों में आपका नाम भी हो सकता है। तो 60 घंटे का वक्त गुजर चुका है। बुधवार सुबह करीब 7 बजे एम्स पर साइबर अटैक हुआ था और अब शुक्रवार को शाम के 7 बज चुके हैं, लेकिन अब तक साइबर अटैक के इस चक्रव्यूह को तोड़ा नहीं जा सका है। ऑपरेशन एम्स में कौन कौन लगा हुआ है, जरा इसे भी समझ लीजिए। इसमें शामिल हैं जो लोग जो कि किसी भी तरीके से इस हैकर से लड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। एक एक करके उन एजेंसीज के बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। इसमें नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर्स लगा हुआ है, इसके अलावा सीबीआई इसमें है, आईबी, डीआरडीओ, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और दिल्ली पुलिस, यानी देश की 6 बड़ी प्रीमियम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं इस क्राइम से, इस अपराध से लड़ने के लिए। लेकिन सोचिए, इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज के होने के बाद भी ये खतरा टला नहीं है। मतलब ये साइबर अटैक कितना बड़ा और सीरियस है, इसको अब आप समझ सकते हैं। तो देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स पर जो साइबर हमला हुआ है वो सीधे सीधे सुरक्षा पर सवाल है। साथ ही कुछ ऐसे सवाल भी हैं जिनका जवाब अब तक नहीं मिल पाया है, जैसे जिन 4 करोड़ लोगों के डेटा चोरी किए जाने का दावा किया जा रहा है, क्या उनमें कोई हाई प्रोफाइल नाम भी शामिल है? क्या किसी बड़े नेता या मंत्री का डेटा भी चोरी हुआ है? आखिर 60 घंटे बाद बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां नाकाम क्यों हैं? क्या ऐसा खतरा भी है कि ये डेटा देश के दुश्मनों को बेचा जा सकता है? एक सवाल यह भी कि इस साइबर अटैक के पीछे क्या चीन का हाथ हो सकता है, क्योंकि चीन इसके लिए बदनाम रहा है, जो हनी ट्रैप या फिर साइबर अटैक के जरिए दूसरे देशों की जरूरी जानकारी हासिल करता है और दूसरों के सिस्टम को तहस नहस कर देता है। और अब सत्ता की कुंजी में हम आपको साइबर अटैक से जुड़ी एक और जरूरी जानकारी भी दे देते हैं। साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी एक कंपनी इंडस्पेस ने एक रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर महीने हेल्थ केयर सेक्टर पर लगभग 3 लाख साइबर हमले होते हैं और इस मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है।
इसमें पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां हेल्थ सेक्टर पर हर महीने लगभग 5 लाख साइबर अटैक होते हैं। और अब एम्स पर हुए साइबर अटैक पर नजरिया 9 भी हम आपको बता देते हैं। 21वीं सदी में युद्ध का स्वरूप बदलता जा रहा है। सारे युद्ध रूस और यूक्रेन की जंग जैसे नहीं होते। कई हाईटेक युद्ध ऐसे हैं जिनमें मिसाइल नहीं बल्कि साइबर अटैक होते हैं। इसमें किसी देश को खत्म करने के लिए परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि किसी देश की कमर तोड़ने के लिए, उसकी अर्थव्यवस्था को डेंट करने के लिए बैंकिंग सिस्टम और हेल्थ सिस्टम को हाईजैक कर लिया जाता है। इस तरह के अटैक में दुश्मन को बहुत फायदा होता है। इससे वो बड़ा नुकसान कर सकता है, क्योंकि इसमें किसी देश या उससे जुड़े लोगों के बहुत से सीक्रेट पता चल जाते हैं। लेकिन जनता को इससे फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ व्यवस्थाओं को दोष देती है, क्योंकि लोग जागरूक नहीं है। बिल्कुल यही स्थिति अभी एम्स में आने वाले लोगों के साथ होगी, जो मैनुअल व्यवस्था को लेकर सिस्टम को तो कोस रहे होंगे, लेकिन उन्हें शायद ही इस बात की जानकारी होगी कि देश का सबसे बड़ा अस्पताल 60 घंटे से साइबर अटैक के साए में। तो एम्स से 4 करोड़ लोगों के डेटा की चोरी हो गई, लेकिन जब सिस्टम में बैठे लोग ही घर, सड़क और स्कूल के नाम पर चोरी करें तो उस चोरी नहीं घोटाला कहा जाएगा। और एक ऐसे ही घोटाले के आरोपों की गूंज दिल्ली में सुनाई दे रही है। आपने अक्सर सुना होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये दावा करते हैं कि दिल्ली के स्कूल देश के सबसे अच्छे स्कूल हैं। उन्होंने दिल्ली को एजुकेशन में बेस्ट बना दिया और दिल्ली में पिछले 7 साल में उनकी सरकार ने स्कूल एजुकेशन में कुछ बहुत ही क्रांतिकारी कर दिया है। लेकिन अब उनके इस एजुकेशन मॉडल पर भ्रष्टाचार के छींटे पड़े हैं। दिल्ली के विजिलेंस विभाग ने सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें दिल्ली में क्लासरूम बनाने में कई 100 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ है। तो डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि दिल्ली के 193 स्कूलों में 2405 क्लासरूम बनाने में करीब 1300 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई है। जिस दिल्ली मॉडल को केजरीवाल सरकार कट्टर ईमानदारी का मॉडल कहती है, उस मॉडल पर विजिलेंस की जांच में और भी कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वो सारी डिटेल में हम आपको एक एक करके पॉइंट्स में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए कि ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ। दो 2015 में अरविंद केजरीवाल बड़े बहुमत से दिल्ली के सीएम बने। चुनाव में उन्होंने वादा किया था कि अगर सीएम बनते हैं तो वो दिल्ली को एजुकेशन में बेस्ट बना देंगे। इसकी शुरुआत करते हुए उन्होंने अप्रैल 2015 में दिल्ली के स्कूलों में अतिरिक्त क्लासरूम बनाने का आदेश दे दिया। पीडब्ल्यूडी को 193 विद्यालयों में 2405 क्लासरूम के निर्माण के लिए कहा गया, लेकिन पीडब्ल्यूडी ने एक सर्वे किया जिसमें यह सामने आया कि 194 स्कूलों में 7180 क्लासरूम की जरूरत है। इसके बाद इसका टेंडर हुआ और क्लासरूम बनाने का काम शुरू हो गया। नए क्लासरूम बनाने का काम चल ही रहा था कि 25 जुलाई 2019 में केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी से क्लासरूम बनाने में हेराफेरी की शिकायत की गई। शिकायत में कहा गया कि बेहतर सुविधाओं के नाम पर क्लासरूम बनाने का खर्च 90% बढ़ा दिया गया, वो भी बिना किसी टेंडर के। यह भी आरोप लगा कि दिल्ली सरकार ने बिना टेंडर के 500 करोड़ रुपए जारी कर दिए। शिकायत में यह भी कहा गया कि नए क्लासरूम खराब क्वालिटी के हैं और आधे अधूरे बने हुए हैं। इसके बाद 17 फरवरी 2020 की सीवीसी ने एक रिपोर्ट में क्लासरूम बनाने में भ्रष्टाचार की बात कही। सीवीसी ने दिल्ली के डायरेक्टर ऑफ विजिलेंस से इस पर रिपोर्ट मांगी। आरोप है कि आम आदमी पार्टी सरकार ने 2.5 साल तक इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। इसके बाद अगस्त 2022 में दिल्ली एलजी ने, जो उस वक्त थे वीके सक्सेना ने, मुख्य सचिव से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्लासरूम बनाने में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच शुरू हुई। तो दिल्ली के मुख्य सचिव के आदेश के बाद अब दिल्ली के डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस ने जांच शुरू कर दी है। तो कई चौंकाने वाली बातें भी सामने आई हैं। विजिलेंस विभाग ने अपनी जांच में पाया कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बिना तैयारी के क्लासरूम बनाने का टेंडर निकाला। जल्दबाजी के कारण गंभीर बिडर्स इसमें हिस्सा नहीं ले पाए। क्लासरूम बनाने के लिए 979 करोड़ रुपए लगभग अलॉट हुए। इनमें से लगभग 860 करोड़ रुपए का टेंडर जारी हुआ। लेकिन जब क्लासरूम बनाने का काम शुरू हुआ तो 1315 करोड़ 57 लाख रुपए खर्च हो गए, जो टेंडर की कुल रकम से करीब 53% ज्यादा थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 194 स्कूलों में 160 टॉयलेट्स क्लास ब्लॉक्स बनाए जाने थे, लेकिन सिर्फ 37 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च करके 1214 टॉयलेट ब्लॉक्स ही बनाए गए। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह कि दिल्ली सरकार ने इन टॉयलेट्स को क्लासरूम बता दिया। सोचिए ये किस तरीके का घोटाला बनाना है कि जहां क्लासरूम बनाना था
और वहां बना दिया गया टॉयलेट और टॉयलेट को क्लासरूम बनाकर काउंट कर दिया गया। इस तरह से दिल्ली में 141 स्कूलों में केवल 4027 क्लासरूम बनाए गए। और तो और इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बेहतर सुविधा के नाम पर 205 करोड़ 45 लाख रुपए ज्यादा खर्च कर दिए गए। इस रिपोर्ट में इन खुलासों के अलावा अरविंद केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप और भी लगाए गए हैं। इस रिपोर्ट में इस पूरे घटनाक्रम को ग्रेव इरेगुलरिटीज एंड करप्शन यानी गंभीर अनियमितताएं और भ्रष्टाचार का नाम दिया गया है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि एक विशेष एजेंसी की इसकी डिटेल जांच कराई जानी चाहिए। शिक्षा विभाग और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। इन खुलासों पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने रिएक्शन भी दिया। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने घोटाले के आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि विजिलेंस रिपोर्ट बीजेपी दफ्तर में तैयार हुई है। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि जांच होगी तो सब कुछ सामने आ जाएगा। ये सारी भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में इनकी एफआईआर वहीं लिखी जाती है, इनकी चार्जशीट वहीं लिखी जाती है, इनकी विजिलेंस रिपोर्ट वहीं लिखी जाती है, तभी तो ऐसा होता है। वरना स्कूल में तथाकथित कोई घोटाला हुआ, उसकी कोई विजिलेंस रिपोर्ट है, वो अभी अखबार में मैं पढ़ रहा था कि वो चीफ सेक्रेटरी के पास गई है और वो मीडिया के पास है, वो मिनिस्टर को नहीं बताई गई। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने यहाँ स्क्रिप्ट लिखते हैं और मीडिया को जारी करते हैं, रोज यही कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि चूंकि 21,000 के करीब कमरे बने हैं, तो जो क्वांटम है इस घोटाले का वो 1300 करोड़ से बहुत ज्यादा होने वाला है। इसकी डिटेल इंक्वायरी होनी चाहिए। वो बिना किसी टेंडर के उनको ठेके मिले, कंसल्टेंसी के ठेके मिले और वो इरेगुलर तरीके से जो मान्य नहीं कानून के अंदर, वो मीटिंग्स के अंदर बैठे और टेंडर के अंदर इन्फ्लुएंस किया। तो क्लासरूम घोटाले के आरोपों का सच जानने के लिए हमारी टीम आज दिल्ली के एक स्कूल भी पहुंची। हम क्लासरूम जाकर ये देखना चाहते थे कि किस तरह से ये घोटाला हुआ है, लेकिन हमें स्कूल के अंदर जाने नहीं दिया गया। बावजूद हमारी टीम ने वहां से रिपोर्टिंग की। हमारे संवाददाता जीत भाटी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखी। डीओवी की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि दिल्ली सरकार के 193 स्कूलों में 2405 कमरों के निर्माण को लेकर तकरीबन 1300 करोड़ की अनियमितता वो बरती गई है। उसको लेकर यह भी कहा गया है कि इस मामले में हायर एजेंसी से जांच हो और साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी और शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी को फिक्स किया जाए, उनकी जिम्मेदारी को तय किया जाए। अब ये क्लासरूम को लेकर पूरा विवाद क्या है, पहले हम आपको क्लासरूम दिखाने की कोशिश करेंगे। एंड्रूज इनका स्कूल है। सीवीसी ने 17 फरवरी 2020 में दिल्ली सरकार को, विजिलेंस विभाग को बोला कि आप इसमें जांच करिए। हालांकि इसको लेकर एलजी की तरफ से नाराजगी भी जाहिर की गई और कहा गया कि 28 साल तक उस रिपोर्ट पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब ये रिपोर्ट सौंपी है। साथ ही जो डीओवी है उसने पीडब्ल्यूडी और शिक्षा विभाग दोनों मंत्रालयों से इस मामले में रिपोर्ट ली और कहा है कि इस मामले में 1300 करोड़ रुपए की अनियमितता जो है वो देखने को मिल रही है और ऐसे में इस मामले की हायर अथॉरिटी से जांच हो, साथ ही शिक्षा विभाग और पीडब्ल्यूडी जो मंत्रालय है उससे भी जो अधिकारी हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी तय हो। हालांकि आम आदमी पार्टी पर इन आरोपों के बीच आज एक राहत वाली खबर भी आई। सीबीआई ने आबकारी घोटाले मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज चार्जशीट दाखिल की, लेकिन इस चार्जशीट में मनीष सिसोदिया को आरोपी नहीं बनाया गया, जबकि लिकर स्कैम के एफआईआर में मनीष सिसोदिया आरोपी नंबर 1 बनाए गए थे। लेकिन 10,000 पन्नों की जो चार्जशीट अब दायर की गई है उसमें से उनका नाम हटा दिया गया है। इस चार्जशीट में 7 लोगों के नाम हैं, इनमें 2 पब्लिक सर्वेंट हैं। हालांकि सीबीआई की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि वो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर सकती है। और इस पर नजरिया 9 भी हम आपको बता दें, जब आम आदमी पार्टी से जुड़ा कोई घोटाला सामने आता है तो उसकी आलोचना दूसरों से ज्यादा होती है और उस पर तरह तरह के कटाक्ष और व्यंग्य भी किए जाते हैं, मीम भी बनाए जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी बनने का वादा करके राजनीति के मैदान में आई थी। अब इस मामले में आगे क्या होता है ये जांच पर निर्भर है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि जब कोई 24 कैरेट सोने जैसी खरी और शुद्ध राजनीति करने आता है और उस पर घोटाले या हेराफेरी के आरोप लगते हैं तो फिर आलोचना भी 24 कैरेट के हिसाब से ही होती है। हालांकि तमाम आलोचनाओं के बीच आम आदमी पार्टी विजिलेंस रिपोर्ट को ही अब खारिज कर रही है। और सत्ता में अगली खबर बंगाल की है, जहां आज राजनीति की सबसे चर्चित मुलाकात हुई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के बीच मुलाकात हुई। ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को अपने सीएम चैम्बर में बुलाया और दोनों ने साथ में चाय पी।
मुलाकात के बाद शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी आदरणीय हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। उन्होंने मीडिया को भी ये बताया कि इस मुलाकात में ममता बनर्जी ने उनके बीमार पिता का हालचाल जाना। ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को बिना नाम लिए भाई कहकर बुलाया था। ऐसा दावा है कि दोनों नेताओं के बीच ऐसी मुलाकात 2020 के बाद कभी नहीं हुई थी। 2021 विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम से दोनों नेता एक दूसरे के सामने आमने सामने थे। इस चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को ममता बेगम और ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को गद्दार कहकर बुलाया था। चुनाव में शुभेंदु अधिकारी को जीत भी मिली थी। इस मुलाकात के बाद भी शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी के बड़े नेताओं का समर्थन हासिल है। शुभेंदु अधिकारी बंगाल में बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं। केंद्रीय नेतृत्व उनके काम को पसंद करता है। ऐसे में शुभेंदु अधिकारी के ममता बनर्जी से इस तरह मिलने पर खूब और अलग अलग तरीके की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि ये सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात थी।